प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले एपेक्स कमेटी इजलास। आर्मी चीफ ने बड़ा हुक्म दे दिया। 28 दिनों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिक्योरिटी इदारों को तैयार रहने की हिदायत। अफगानियों की बगैर वीजा एंट्री पर पाबंदी। 1 नवंबर के बाद जायदादें जब्त। गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का भी फैसला। मस्तूंग धमाके के बाद सिक्योरिटी सतह के गैर मामूली फैसले। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों की जान सबसे मुकद्दम करार दे दी। आज एपेक्स कमेटी में क्या फैसले हुए, क्या इन फैसलों पर इदारे अमल दरामद करवा पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मार्शल लॉ लगता है तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। अदालती समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। कार्रवाई बराह रास्त नशर। तमाम फरीकैन की जानिब से तहरीरी जवाबात जमा। किसने एक्ट बरकरार और किसने कलअदम की सदा की। अहम केस की समाअत का आंखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी। नून लीग ने डील के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। राना सनाउल्लाह ने बयानिए से हटने का तासुर मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी मईशत बहाली के लिए नागुज़ीर करार दे दी। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर 5 लाख अफराद के जलसे का दावा कर दिया। क्या नून लीग मीनार पाकिस्तान जलसे पर इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब, अहम तरीन आज एक इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, और फैसला कुन इजलास अगर इसको कहा जाए तो ये दुरुस्त होगा। और आर्मी चीफ इन एक्शन नजर आए, बड़े बड़े फैसले हुए। जरा उसकी डिटेल्स बताइए, किस किस नौयत के फैसले हुए। देखिए, आपने कुछ तो ऑलरेडी इंडिकेट किया है। इसका जो बुनियादी बैकग्राउंड है और पस मंजर यही है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा रहा अफगान तालिबान की तरफ से। तो इस तनाजुर में गुज़श्ता कई दिनों से इसके ऊपर गुफ्तो शनीद हो रही थी कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए और अफगान हुकूमत को ये बावर कराने के लिए कि ऐसे नहीं चलेगा, क्या इक़दाम लेने चाहिए। तो इस हवाले से भी 2-3 मैंने जो स्टोरीज की थी और आज उसकी तस्दीक भी हुई है। जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, एक कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर जो फॉरनर्स मौजूद हैं, और उसका ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन प्राइमरीली उसका मकसद जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको मुल्क बदर करने के हवाले से एक डेडलाइन दी गई है। जो खुद अदाद-ओ-शुमार हुकूमत की तरफ से सामने आए हैं, उनका कहना है कि कम से कम 17 लाख ऐसे अफगान शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। और आज के फैसले के बाद इनको 28 दिन की डेडलाइन दी गई है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर इन तमाम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन होगा और इनको मुल्क बदर किया जाएगा। दूसरा जो एक और अहम फैसला, जो कल मैंने इसी हवाले से खबर ब्रेक की थी और आज उसकी कन्फर्मेशन हुई कि अब अफगानिस्तान के साथ आपको पता है कि अनलाइक बाकी मुल्कों के साथ जो ट्रैवल होती है, जो अफगान शहरी या इवन पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, वो अदर देन पासपोर्ट, वीज़ा, तस्करा, या आप कह सकते हैं कि अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके अब दोनों मुल्कों के आ जा सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 1 नवंबर से जिस तरह बाकी मुल्कों के साथ पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि आप बगैर वीज़े के पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये 2 अहम फैसले हैं, और इसका ताल्लुक, एक मैंने आपको बताया कि जो मौजूदा इस वक्त हमारी जो ताल्लुकात की नौयत है विद अफगान तालिबान, उससे है। और दूसरा आई थिंक इसका इकोनॉमिक फैक्टर भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उनको ये लगता है कि ये जो गैर कानूनी तौर पर अफगान यहाँ पे रह रहे हैं, जो स्मगलिंग हो रही है या बाकी ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस है, उससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान भी हो रहा है। और इन 2 इकदाम की वजह से उनको ये लगता है कि सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है उस पर एक मस्बत असर पड़ेगा। जी कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया सर। हमने माजी में देखे सर इस तरह की कई दफ़ा ये कैंपेन्स लॉन्च की गई हैं और ड्राइव्स हुई हैं प्रेशर पे, दबाव पे, लेकिन समहाउ वो कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकें। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि यहाँ पे अफगान महाजरीन या अफगान जो इलीगल हैं उनको कहा गया, बल्कि मुझे याद पड़ता है प्रोजेक्ट के तहत
आपको भी याद आ जाएगा, एक दफ़ा तो यहाँ भी किया गया था, ट्रक के ट्रालों के पैसे भी दिए गए थे, किराया भी दिया गया था, उनको बॉर्डर के पास छोड़ भी आए थे, बल्कि एक हज़ार डॉलर भी दिया गया था कि ये आपका खर्चे के लिए, जब तक आपका कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो कुछ अरसे बाद वो सारे वापस आ गए थे। सो माजी में जो कुछ स्टेप्स लिए गए जिनको किसी ने सीरियस नहीं लिया था, तो ये जो आज ये डेडलाइन दी गई, इसको मतलब है इन दोनों में क्या फ़र्क है, हमें इस डेडलाइन को क्यों सीरियस लेना चाहिए? माजी में भी जैसे मैंने कहा 2-4 दफ़ा तो हमारे सामने हो चुकी हैं चीज़ें एंड दे डिडंट यील्ड एनी रिजल्ट। अब ऐसा क्या मतलब आपको लगता है मुख्तलिफ हो गया है या हो जाएगा सर? ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो जो पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है वो क्रैकडाउन लॉन्च किया है वो अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ। लेकिन जिस इकदाम के आप जिक्र कर रहे हैं वो स्कीम आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि UNHCR के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो वॉलंटरी रिपैट्रिएशन का एक प्रोग्राम था, जिसमें जो भी खानदान रजाकाराना तौर पर वापस जाना चाहता था उसकी वो फाइनेंशियल मदद भी करते थे ताकि वहां पे जाके वो नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन हमने देखा यही, क्योंकि एक निज़ाम तो था नहीं, बॉर्डर 2600 किलोमीटर रेगुलेट तो हो नहीं रहा था, यहाँ से वो पैसे लेते थे और फिर दूसरे रास्ते से वो वापस आ जाते थे, और वो प्लान हमेशा कामयाब नहीं हुआ उस तरह से। इस दफा जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि है तो हमारी ये रिएक्शनरी अप्रोच अभी भी, जो डिफरेंस लग रहा है आई थिंक वो जब से ये नए आर्मी चीफ आए हैं ये वो बड़ा क्लियर है, अनलाइक जनरल बाजवा अफगानिस्तान को लेके और TTP को लेकर के। माजी में हमने देखा कि जब TTP की तरफ से हमले होती भी रहे तो हमने शायद एक नरम पॉलिसी अपनाई रखी कि ठीक है कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए जिससे अफगान तालिबान और उनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचे, जो जनरल बाजवा के दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन जो मौजूदा जो अस्करी क़यादत है, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर, दे आर रेजिंग द कॉस्ट फॉर द अफगान तालिबान, कि आप अगर TTP को सपोर्ट करेंगे तो फिर हमसे ये तवक्को ना करें कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपके लोगों को अपने यहाँ रखेंगे, आपकी मैशत को कामरान, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमने एक इसको लेवरेज के तौर पर यूज़ करते हैं, अफगान महाजरीन लीगल हूँ या इलीगल हूँ, जब भी हमें कोई शिकायत होती है तो हम उन पर क्रैक डाउन, उनको वापस भेजो, बला बला। लेकिन हमने ये देखा है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बाकायदा मनसूबाबंदी, प्लानिंग और पूरी अप्रूवल के साथ 35,000 तालिबान जो थे TTP के, जो वॉरियर थे, जंगजू थे, फ़ौज से लड़े हैं, लोगों से लड़े हैं, यहाँ से चले गए थे स्वात ऑपरेशन के बाद, उनको हम वापस ले आए थे। जो वॉरियर थे, असले सिमायत है, सारे बॉर्डर क्रॉस करके आए, उनको स्वात और इन एरियाज़ में उन्होंने सेटल किया, उनको वो किया गया। सो जो यहाँ पे जिन्होंने जंगें लड़ी हैं हमारी फ़ौज से, हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं, उनको तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पिछली जो थी वो वापस ले आई, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने रखा। और फिर हम देखते हैं कि जो कुछ इस धमाके चीज़ें हो रही हैं, और ये जो हैं, ये जो अफगान हैं, उनको हम वापस भेज रहे हैं। सो इसको कैसे देखते हैं कि उनका लाना, उनको इस्टेब्लिश करना, जो हार्ड एंड मतलब बेटर हार्ड एंड वो थे, लोग थे, उनको तो ये वापस ले आए थे सारे। यही मैं आपको बुनियादी फ़र्क बता रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें बाकायदा तौर पर जब एलामिया जारी हुआ था तो उस पॉलिसी को कि दोबारा ये जो TTP के दहशतगर्द थे उनको वापस लाना, उनके साथ मुज़ाकरात करना, उसको बाकायदा तौर पर कहा गया था कि वो एक थॉटलेस पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। और ये जब मौजूदा आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ जब बने थे, उन्हीं के दौर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तो इसका मतलब है कि ये भी एक गैर मामूली बात है कि उन्होंने अपने जो प्रीडिसेसर हैं उनकी पॉलिसी को डिसोन किया। और जो मेरी अपनी सेंस है कि जो मौजूदा जो असली क़यादत है, ये जो आर्मी चीफ हैं, इनकी पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है अनलाइक जनरल बाजवा। TTP के हवाले से ही इज एब्सोल्युटली क्लियर कि इनके साथ कोई टॉक्स नहीं करने। वो जो माजी की पॉलिसी थी वो गलत पॉलिसी थी, और अगर अफगान तालिबान हमारे से कोऑपरेट नहीं करते तो फिर हम एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाएंगे और तमाम ऑप्शंस ऑन द टेबल रखेंगे। बाकी ये बात कि आई थिंक इसके बारे में हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए, जो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो गैर कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक और बात बताइएगा, बड़ी मेरे लिए थोड़ी सी बिट कंफ्यूजिंग, कि ये सारे जो लोग ले गए थे वापस 35,000 स्वात के लोगों ने, स्पेशली मंगोरा, स्वात, मालाकांड ने, इन एरियाज़ ने बड़ा, इन बेचारों ने बड़ा भुगता है मिलिटेंसी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, जब ये सारा वहाँ पे अमन हो गया, पीस हो गया। अब इनको लाने वाले जो हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अप्रूवल शामिल थी, आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब की थी, फैज़ साहब की थी, खान साहब का था इसमें विलिंगनेस थी। तो स्वात के लोगों ने जलसे किए, जुलूस किए, मुजाहरे किए, जी इन तालिबान को वापस क्यों लाया जा रहा है। सबसे बड़े खान साहब के हामी, वोटर, सपोर्टर तो उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहाँ पे वो वापस लेकर आए। आज भी वो वोट हैं खान साहब को देंगे, अभी भी दिया। सो ये व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट इट इज़
कि वो जो जिनके खिलाफ आप जुलूस निकाल रहे हैं, जिनको वापस लाया गया है, सेटल कराया जिस पार्टी ने, लोग अभी भी उनके साथ खड़े लेकर मुजाहरे भी करते हैं सर कि इनको क्यों वापस लाया गया है। अभी भी सवात में इलेक्शन होंगे तो मेरा ख्याल है पीटीआई और खान साहब की पार्टी को वोट मिलेंगे, जिन्होंने इन 35,000 लोगों को वापस लेकर आए थे। ये आई थिंक वही वाली बात है कि फिर जो हमारे यहाँ लोग अंधी तकलीद करते हैं, अगर लोग हमारे अवाम किसी भी लीडर की, किसी भी पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करते तो फिर जाहिर है कि फिर हमारे यहाँ जमहूरियत का मैयार कुछ और ही होता। लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और उन लोगों को वापस लाने का जो पर्पस था, सारी इमरान खान भी शामिल थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज सारे शामिल थे। इनफैक्ट जो इन कैमरा एक पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उसमें जनरल बाजवा से जब सवाल जवाब हुए जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने किए कि आप क्यों इन लोगों को वापस ला रहे हैं, तो उनका जवाब आगे से ये था कि देखें, बेशक ये टीटीपी के लोग हैं, लेकिन हैं तो ये हमारे अपने ही लोग भटके हुए हैं, तो आफ्टर ऑल ये हम फॉरएवर मतलब हमारे असासे हैं, मतलब दूसरे लफ्जों में हमारे एसेट्स हैं, ये असासे हैं हमारे। अब जाहिर है कि ये आप उसको ठीक है आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो मतलब उन्होंने जस्टिफाई किया इस चीज को कि आफ्टर ऑल इस जंग को किसी लॉजिकल एंड पे तो हमने लेके जाना है। आई थिंक उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक ऑन आवर पार्ट थी कि हमने जब अफगान तालिबान आए, हकानी नेटवर्क पे हमारा एक असर रसूख था, जो सिराजुद्दीन हकानी हैं, जो हकानी नेटवर्क के सरबराह हैं, उनका टीटीपी में इन्फ्लुएंस भी है, उनके कहने के ऊपर हमने मुज़ाकरात किए इनके साथ, और हमारा यही ख्याल था कि इनके साथ एक पीस डील हो जाएगी, ये लोग वापस आएंगे और एक पुरान शहरी के तौर पर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन इस हवाले से हमने कोई होमवर्क नहीं किया। वो लोग वापस आए और दोबारा उन्होंने हथियार उठा लिए, और जो एक्चुअल जो गेम प्लान था, इवन जो अफगान तालिबान भी है या जो हकानी नेटवर्क भी है, ये एक फैक्ट है कि वो ये चाहते हैं कि उनके लिए एक बफर जोन जरूर हो, और जो साबका कबायली इलाके हैं उसमें कम से कम एक कोई ऐसा इलाका वो वहां पे जरूर हो जहां पे टीटीपी का कंट्रोल हो, क्योंकि कल अगर हो सकता है कि दोबारा अमेरिका या कोई और ताकत अफगानिस्तान के ऊपर हमला करती है, तो कम से कम उनके पास पाकिस्तान के जो साबका कबायली इलाके हों वहां पर जाके वो रिट्रीट कर सकें। तो हमने मिस कैलकुलेट किया, हमने समझा नहीं। हमने कभी स्ट्रेटेजी को हमने कभी दुरुस्त कैलकुलेट भी किया इन 40 सालों में, जब से अफगानिस्तान का 79 में फोर्सेज आई थी, कभी कोई ऐसा ईरा दौर गुजरा जब हमारी कैलकुलेशन ठीक निकली हो, जनरल जिया साहब की ठीक निकली हो, बेनजीर भुट्टो दौर में तालिबान बनाया गया वो ठीक निकली हूँ, या हमने वहाँ पे हिकमत यार, बुरहानुद्दीन, सबको किसी को सदर, वजीर आजम पीस डील करवा रहे थे, फिर खाना जंगी हो रही थी, हम किसी न किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। अभी कि आप मतलब दुनिया के सबसे सियाने लोग थे कि 35,000 लोगों को वापस ले आए। हमारी कैलकुलेशन कभी ठीक भी निकली है इन 40 सालों में सर? एनी पीरियड, एनी टाइम? मेरे ख्याल में अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक निकली होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। आई थिंक पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से आज जहां हम खड़े हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी गलत अफगान पॉलिसी की वजह से, हमने तमाम अपने रिसोर्सेज, अपनी तमाम एनर्जीज सिर्फ इस बात पे लगा दी कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी मर्जी की एक हुकूमत आ जाए। अब आप हालत देखें कि मेरे ख्याल में शायद जो हामिद कारज़ाई या अशरफ गनी की जो हुकूमत थी, उनके ऊपर आप जब दबाव डालते थे वो फिर टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर लेते थे, फिर कोई बंदे पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। जो अफगान तालिबान है, जिसकी वजह से हमने पूरी दुनिया से 20-21 साल तक आप कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ी, अपने इमेज दांव पे लगाया, इस उम्मीद पर कि जब ये इक्तदार में आएंगे तो हमारे हक में हमारे जो मफादात है उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन जो सबसे नंबर 1 एनिमी है वो उसी को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इन नटशेल अगर आप देखें तो आपको कोई अब डिफरेंस नजर नहीं आता, हामिद कारज़ाई हो, अशरफ गनी हो या अफगान तालिबान हो। इनफैक्ट मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान को हुकाम से बात करेंगे तो शायद अशरफ गनी और हामिद कारज़ाई का जो ईरा है वो शायद अब आपको ज्यादा बेहतर नजर आए व्हेन यू कंपेयर इट विद अफगान तालिबान। तो क्लियरली इसका मतलब है कि हमारी जो अफगान स्ट्रेटजी है, जो 40 साल से हम उसके पीछे लगे हुए हैं, आई थिंक टोटली फ्लॉप है। और सीरियसली आई थिंक वी नीड टू रीविजिट आवर पॉलिसी, और ये जो ऑब्सेशन है, पैरानोया है अफगानिस्तान के हवाले से, इससे अब निकल आना चाहिए और शायद फोकस करना चाहिए सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर। जब इंटरनली हम स्ट्रेंथन होंगे तो आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट। अच्छा कमरान, ये तो एक इंटरनल व्यू पॉइंट है। अगर इसका थोड़ा सा एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक तो टेररिज्म का मामला है, लेकिन जब अफगान रेफ्यूजीज़ को हम निकालने की बात कर रहे हैं, बेशक हम जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में भी इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जाएगा, इस फैसले को? देखें, ऑलरेडी मैं खबर देख रहा था कि जो यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज हैं, जो डील करता है सारे मामले को, वो तो इसकी ऑलरेडी वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के अंदर अफगान हो या कोई और लोग
अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप उनको बाय फोर्स अपने मुल्क वापस नहीं भेज सकते। अगर रज़ाकाराना तौर पर वो जाना चाहते हैं, दैट इज गुड इनफ। तो आई थिंक इस हवाले से हमें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, अफगान तालिबान की तरफ से भी करना पड़ेगा। और इसका एक और जो बैकलैश आ सकता है कि ऑलरेडी आपको पता है कि बावजूद इसके कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के जो अवाम है, इवन तालिबान के अंदर भी पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती। और ये जो पाकिस्तान का इकदाम है, आई थिंक उससे मजीद जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो उभरेगा। बट नेवरदलेस आई थिंक हमें इस मामले को एक रेगुलेट करने की, इर्रिस्पेक्टिव के बाहर की दुनिया क्या सोचती है, अगर हमने अपनी सलामती को देखना है, अपनी चीजों को देखना है, तो आई थिंक इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है कि कोई ऐसा निजाम वजह होना चाहिए कि जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, कम से कम वो लोग तो अच्छा यहाँ पे ना कमरान, रहें। एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है कि इनके अफगान वहाँ से माइग्रेंट के आने से हमारी सोसाइटी में जो नुकसानात हुए हैं, यहाँ पे उसके जनरल जिया के दौर में क्लाशनकोफ कल्चर की बात होती है, हीरोइन की बात होती है, अभी ड्रग्स की बात होती है, अभी तो उसकी स्मगलिंग की। डॉलर हमारा सबसे ज़्यादा ट्रिगर किया है मेरा ख्याल है, जिसने पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की हमारी एजेंसीज़ को या इस्टेब्लिशमेंट को, वो मेन तो ये है, चीनी जा रही है, वीट जा रही है, वो गंदम जा रही है। चलो वो चीज़ें जानी चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, रेगुलेट करके उनको खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल अफगान को वहीं मिलनी चाहिए कि वो रादर वहाँ से माइग्रेट करके हमारे पास हैं, हमें यहाँ से चीज़ें उनके लिए भेजनी चाहिए। मैं तो इसमें लीगली तौर पर इसके हक में हूँ कि आपको चीनी, गंदम, आटा जो भी है आपको ज़रूर देना चाहिए। लेकिन डॉलरों के हवाले से साफ ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। हैविंग सेड ऑल दिस, वो ये समझते हैं, अफगान से अगर बात की जाए, वो कहते हैं जनाब आपको हमने तो इनवाइट नहीं किया था, आप लोग आए हैं, आपने यहाँ पे प्रॉक्सी वार्स लड़ी, आपने अपने तालिबान खड़े किए, खाना जंगियाँ लड़ी गई, हमारे मुल्क को, वतन को वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई, पाकिस्तान ने अपनी एक साइड्स ली, वहाँ पे जो भी थे सारा पूरे के पूरी दुनिया के लोगों ने, मुल्कों ने वहाँ पे उसको प्रॉक्सी जंग बनाया। हम लोगों ने आपकी वजह से सफ़र किया, आपकी लाइकिन डिसलाइकिन से, कि हम चाहते थे कि काबुल पे जो हुकूमत होनी चाहिए, पश्तून हुकूमत होनी चाहिए, हम किसी हज़ारा, उज़्बेक, ताजिक या किसी को नादर अलायंस हम नहीं मानते, हमारी ये जिद थी या स्ट्रेटजी हमारी पॉलिसी, फेयर इनफ। वो कहते हैं हमें डिसलोकेट करने वाले तो आप लोग थे, आपने हमारे वतन में आए, वहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब हुई, ब्लड शेड हुआ, आज जब हम वहाँ से हिफाजत के लिए आपके मुल्क ना आए तो फिर कहाँ पे जाएँ? तो ये उनका कोई आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू कैरी करता है वेट? हमने रेगुलेट भी नहीं किया पैसे, जैसे कह रहे हैं, जो धड़ाधड़ आ रहा है, आता जाए जाता जाए। तो ये उनकी बात में वजन है कि जनाब के आपकी पॉलिसीज़ की वजह से अफगानिस्तान ने सफ़र किया है, अफगानिस्तान के लोगों ने सफ़र किया है, आज हम कहते हैं जनाब कि नहीं जनाब निकलें यहाँ से, हम सफ़र कर रहे हैं आपकी वजह से। देखें, ये तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि आई थिंक मैं बहुत से जो पाकिस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं जो अफगानिस्तान को देखते रहे हैं, वो यकीनी तौर पर कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि जी पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान को क्या होनी चाहिए, तो वन वर्ड कहते हैं कि आई थिंक पाकिस्तान वी शुड एक्सेप्ट अफगानिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री। मतलब इसी के अंदर वो जवाब है कि शायद हम समझते हैं कि अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा समझते हैं, शायद उसमें अपनी मर्जी की हुकूमत हम बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये ग्रीवेंस जो है दो के आई थिंक उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी फिर उसमें शामिल है। अमेरिका भी किसी जमाने में CIA ने कैसे फंड किया, अरब कंट्रीज भी, हमारे दोस्त जब फॉर्मर सोवियत यूनियन यहाँ पे था। लेकिन ये बिल्कुल एक फैक्टर है कि अफगानिस्तान की एक जो बहुत बड़ी वजह कि वहाँ पे खाना जंगी है, वो जो बैरूनी मुदाखलत है, वो पाकिस्तान भी है, वो और प्लेयर्स भी हैं, शायद उसको एक ग्रेट गेम के लिए अफगानिस्तान को अपने वो मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक वे फॉरवर्ड यही है, बाकी दुनिया जो मर्जी करे, पाकिस्तान को कम से कम अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। जब और अगर हम कामरान 20 सालों तक हम ये समझते रहे, जो लड़ते रहे, नेटो से लड़ते रहे, वहाँ पे हामिद कारज़ई साहब से लड़ते रहे, अशरफ गनी साहब या जो भी थे, कि हमने तालिबान को वापस लाना है, ये थी ना हमारी सारी पॉलिसी। अब मतलब इसमें छुपने वाली कौन सी बात है? जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था कि 9/11 के बाद हमने तालिबान बचा लिए थे कि हमारे काम आएंगे। हमारे ये किसी को सोच नहीं थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे कि जनाब हम अगर वहाँ हुकूमत लाएंगे तालिबान की, तो जो पाकिस्तानी तालिबान है वो भी इनकरेज होंगे जनाब, अगर हम रशिया के खिलाफ लड़ सकते हैं, अगर हम उसके नेटो के खिलाफ लड़ सकते हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम अमेरिकन के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो यहाँ वाले तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? ये किसी लेवल पे हमें सोच नहीं है कि वन डे अगर अफगानिस्तान में वो लोग आ गए जो वहाँ पे हमारी खुशियाँ मनाएंगी, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब तो चाय पीने सरीना पर पहुँच गए थे कि सब ठीक हो जाएगा। ये किसी लेवल पे कोई सोच नहीं थी फ्यूचरिस्टिक कि वहाँ पे अगर हुकूमत बॉर्डर पे आई तालिबान पे, तो उसकी आएंगी पाकिस्तान पे, उसकी रिपरकशन जाएंगी, हम सफ़र करेंगे। ये हमारे पॉलिसी मेकर थे, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, ये विजन था हमारा सारे का सारा, कि वो वहाँ फाल हो, जब हम खुशियाँ मना रहे थे यहाँ पे। देखें, अगर हमारी इतनी दूरस्थ सोच होती और हमारा विजन होता तो आज हम इस नतीजे पर पहुंचते। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
कि हम जो लंबी गेम है वो तो खेलते नहीं है, और इसी वजह से आज हमें नुकसानात उठाना पड़ रहा है। और लास्टली उसमें सर, लास्टली मेरा ख्याल है आपने भी कोई प्रोग्राम में जाना है, और में आपकी डिमांड ही बड़ी है भाईजान। ये हमारे यहाँ पूरे ले तो आए थे, अभी यहाँ बाराखो में अलहदा, यहाँ पे उसमें अखवान रहते हैं सर, जो हमारे लोग लाए थे। खन्ना पुल पे अलहदा रहते हैं, G11 बस्ती में नो गो एरिया अलहदा बनाया, पूरा इस्लामाबाद तो घेरे में है सर। तो कैसे ये करेंगे, या इनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा कि भाई साहब आप रहें, आपका मुल्क है, शहरी बने, और यहाँ पे हम भी मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करें हमारे साथ, नहीं, जो मिल के मेरी मजे इत्तलात करते है हैं। कि जो पहला इनका प्लान है फर्स्ट फेज में, तो वो ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी के जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, कोई रेफ्यूजी कार्ड नहीं है, उनको भेजेंगे। सेकंड फेज के अंदर जो मेरी मालूमात हैं कि जो लोग जिनके पास जो अफगान जो रेफ्यूजी जिनके पास इवन स्टेटस भी है, उनको भेजेंगे। तो पाकिस्तान का जो मुझे जो पता चला है जराए से, ये सिर्फ गैर कानूनी लोगों तक नहीं रुकेगा, बल्कि जो बाकी मुहाजिरीन है उनको भी भेजा जाएगा। अब ये क्या काबिल अमल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसका बैकलैश आएगा, इसकी इम्प्लीकेशन है। बहुत से ऐसे लोग जिनके यहाँ पे कारोबार हैं, जो वहाँ पे मतलब कई अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको इस तरीके से बेदखल करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें हो सकता है कि कुछ जेन्युइन केसेस भी होंगे। वो जेन्युइन केसेस आपको कैसे होंगे कि ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर ऐसे लोग भी हों कि जो अफगान तालिबान के आने के बाद जेन्युइनली उनको कंसर्न हो, जो खदशा हो कि वहां पे अगर वापस जाएंगे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, डॉन्टिंग टास्क है कि इस फैसले के ऊपर हम कैसे अमल दरामद करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेप है और देखना है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ है टेली न्यूज, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। सुहेल भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सुहेल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में इनफैक्ट कुछ दिन पहले आकर ये डिस्कस किया था और ये खबर ब्रेक की थी कि इस किस्म के फैसले होने जा रहे हैं जिस तरह के आज हमने फैसले एपेक्स कमेटी के इस अहम तरीन इजलास में होते हुए देखे हैं। सो ये इन फैसलों के ऊपर बात करें कि क्या आपने जो बात की थी वो तो ठीक साबित होगी, तस्दीक हो गई उसकी? जी बिल्कुल, 26 सितंबर को हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी टेलर न्यूज ने, और उसके बाद मदे मुकाबिल प्रोग्राम इसको टेकअप किया। ये वो कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट और ये डिसीजन था जिसको तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसकी मंजूरी ली गई थी और एक पूरा प्लान बना लिया गया था। और उस वक्त जब प्रोग्राम में डिस्कशन हुई थी तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि माजी के अंदर भी इस किस्म के मुतालबात या एफर्ट्स होती रही, क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी जो डेप्थ थी और जिसके बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरे इल्म में था, और इस दफा ये बिल्कुल वाज़ेह था कि ऐसा होगा। बुनियादी तौर के ऊपर यही जो आज दोबारा अनाउंसमेंट हुई है, जब नेशनल इलेक्शन प्लान बना था 2015 में, उस वक्त भी जो उसके 20 इब्तदाई नुकात थे उसके अंदर जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अखवानी थे, उस वक्त भी ये फैसला हुआ था कि इनकी पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म में, टेररिज्म के अंदर इनकी बहुत सी जगहों पे इन्वॉल्वमेंट एस्टेब्लिश हुई है, इनको वापस भेजना चाहिए और इसको विगरसली परसू किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज तक ये ना हो सका। अब ये दोबारा ये हुआ और हमने एक्सक्लूसिवली स्टोरी अपनी नाज़रीन के साथ शेयर की। उसी पॉलिसी डिसीजन के ऊपर, ये 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर या एपेक्स नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया और फुल लेंथ में इसको डिस्कस किया गया। और मैं आपको खबर ये बताता चलूंगा 3 रोज कब उस फैसले के ऊपर जो काबीना से अप्रूव हो चुका था, मुल्क भर में अमल दरामद शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जा चुका है, और जिसके अंदर रावलपिंडी के अंदर एक सेंटर है, 3 सेंटर खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए हैं, 3 सेंटर बलूचिस्तान में और 2 सेंटर कराची में बनाए गए। तो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। अब जो आज की कमेटी के बाद जो सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज है, जिस प्लान के ऊपर थोड़ा नरम अंदाज में शायद अमल होना था, अब वो बहुत सख्त अंदाज में अमल होने जा रहे हैं। सिर्फ 1 माह के अंदर ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया है, और उसके साथ साथ जितने लोग यहाँ पर मुकीम थे उनके साथ मुख्तलिफ उनके शनाख्ती कार्ड बने हुए थे, आने वाले दिनों में उन सबके शनाख्ती कार्ड कैंसिल होने जा रहे हैं। अगर किसी को एतराज होगा कि उसका शनाख्ती कार्ड दुरुस्त है, वो उसको दोबारा रिस्टोर करवाना चाहता, तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, शायद वो रिस्टोर नहीं हो सकेगा। तो उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो 30-40 साल तक यहाँ सेटल थे, उनके बैंक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज उनको सेल करना पड़ेगी विद इन 1 मंथ। और कोई ऐसे पाकिस्तानी जो इनके साथ लेन देन कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, किसी को मुलाजमत दी हुई है, कोई गाड़ी रेंट पे दी हुई है, घर रेंट पे दिया हुआ है, या उन्होंने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शहरों में जायदादें खरीदी हुई है, ये ऑब्वियस है, यहाँ पे अरबों रुपए मालियत उन्होंने यहाँ पे मालियत की जायदादें खरीदी है, हैवी इन्वेस्टमेंट है उनकी। उनको सिर्फ 1 माह के अंदर सब कुछ वाइंड अप करके निकलना होगा। बसूरत दीगर जो लोग इनके साथ
लेन देन कर रहे होंगे, मामलात कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी इंतहाई सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आज की मीटिंग में फर्दर इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये बात सामने आई है। ये तो बड़ी खबर, आप बड़ी जी। खबर दे रहे हैं, बिग स्टोरी के जो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है घर खरीदे हुए हैं, बिजनेसेस खरीदे हुए हैं, सेटल, बल्कि इस्लामाबाद तो इट हैज़ बीन ओवरटेकन। जो यहाँ के पहले वाले मकामी थे यहाँ पे, वो तो उसमें अकलियत में चले गए हैं। जो बाहर से लोग आए हैं हमारे जैसे, उन्होंने तो ये अक्सरियत, और ये जो खबर दे रहे हैं बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट सील होंगे, उनके उनके घर वगैरह जो है उन्हें 1 महीने में बेचने हैं, उनको सेल करना है। सो इट्स ए ग्रैंड ऑपरेशन, और इस दफ़ा दे मीन बिजनेस। इस दफ़ा मेरा ख्याल लग रहा है कि बड़ी सख्ती हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर। कोई और आपके पास एडिशनल कोई, जस्ट इन केस यू वांट टू से? जी मेजर यही है जी, ये डिसीजन हो चुके हैं। आज की असेंबली इजलास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने जा रही है, और अब पाकिस्तानियों को भी वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया गया कि आप इनके साथ फर्दर लेन देन नहीं रख सकते। ठीक अब है। सबको जाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो कि बुनियादी तौर के ऊपर जितने तमाम मसाइल हैं उन सबको इनके साथ लिंक किया गया है, अल्टीमेटली इनको वापस भेजना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब। इट सीम्स हैपनिंग जिस तरह से आप बता रहे हैं, और जो सवाल जिस नोट था कामरान यूसुफ ने कि अब देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, तो इट साउंड्स लाइक कि इम्प्लीमेंटेशन तो एक तरह से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर। फुल कोर्ट हेयरिंग हुई, 8 घंटे की ये हेयरिंग थी, और चीफ जस्टिस के अहम तरीन रिमार्क्स इसमें सामने आए। इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा, बांटा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं चीफ जस्टिस। इस हेयरिंग की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो कंबर जैदी से जानेंगे। वो हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, आपसे बात करेंगे आज की जो इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है। 8 घंटे की ये तवील तरीन समाअत थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, और चीफ जस्टिस के और बाकी जजेस के भी अहम रिमार्क्स इसमें सामने आए। पहले तो बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंट आज की हाइलाइट्स हैं इस हियरिंग की। देखें, ये तकरीबन 8 घंटे आज जो समाअत हुई है, इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स देखें तो काफी ज्यादा हैं। उसमें इम्पोर्टेंट जो रिमार्क्स हैं, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो तमाम हियरिंग है ये एक पॉइंट पे मरकूज रही, और वो एक पॉइंट ये था कि आया कि पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती है जो प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बनाया गया है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स खुद बनाने चाहिए, या फिर पार्लियामेंट जो है उनके रूल्स बनाती, पार्लियामेंट उनके रूल्स बना सकती है? तो इस पॉइंट पे एक डिबेट हुई पूरे 8 घंटे, और इसमें मुख्तलिफ लॉयर्स की जानिब से व्यू पॉइंट उनका दिया गया। फिर जजेस ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और वो जजेस जिन्होंने इससे पहले स्टे दिया हुआ है वो इसके हक में बात करते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जो है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके नतीजे में अदलिया आजाद है, और अदलिया अपने रूल्स खुद बनाए, और वैसे ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं पहले जिनके तहत उनको इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब एक दूसरे जजेस का, आप ये कह सकते हैं हम ख्याल जजेस हैं, जिसमें जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से मुताबिक ऑब्जर्वेशन दी गई, और वो इस नजरिए के हामिल है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और वही कानून साजी कर सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट आज जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, तो चीफ जस्टिस ने बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दी जब उन्होंने कहा कि आपको ये बात तब क्यों नहीं याद आती जब फर्द वाहिद माशाल्लाह लगा देता है, और ये आपको इख्तियार तभी याद आता है जब कानून जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि माशाल्लाह लगे तो हल्फ बुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। और फिर इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जब माशाल्लाह लगता है तो सब अपने हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी ऐसी तस्वीर लगी हैं जो माशाल्लाह आने पर हल्फ भूल जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि माशाल्लाह आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा कंबर, मैं जरा एक सवाल आपसे, ये बड़ी अहम बात कर रहे थे और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अहम बात की है। जब वो ये बात कह रहे थे जिसको पूरे मुल्क में एक उनका जो कमेंट था बड़ा वायरल भी हुआ, जब उन्होंने ये कहा कि इस कमरे में बड़ी सारी तस्वीरें लगी हुई, साफ जरा चीफ जस्टिस की तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई होती, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें बाकी फेलो जजेस की शायद नहीं होती, चीफ जस्टिस जो होते हैं सारे, तो वो किस ईरा किस दौर की बात कर रहे थे कि वहाँ पे उनका इशारा किन चीफ जस्टिस की तरफ था? कोई आप कोई थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उन्होंने तो जनरल बात की है, बट कोई नाम हम ले सकते हैं कि कौन कौन थे जिनका उन्होंने कहा सरेंडर किया इन्होंने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो देख के बात कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे चीफ जस्टिस की
फोटो लगी हुई है, तो वो 3 केसेस के उन्होंने हवाले दिए। एक मौलवी तमीजुद्दीन केस का हवाला दिया, फिर नुसरत भुट्टो केस का हवाला दिया, और नजरिया जरूरत वाला जो 78 वाला मेरा ख्याल नजरिया जरूरत वाला एसोसिएशन का एक केस था, जिसको जो बल्कि सबको मालूम है उस केस के हवाले से। तो ये 3 केसेस के हवाले दिए, पर्टिकुलरली नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग ऐसे चीफ जस्टिस गुजरे हैं जिन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। मार्शल्लाह को, उनके कहने का मकसद मतलब ये था कि उन्होंने मार्शल्लाह को वैलिडेट किया। ये तारीख हमारे सामने है, और आपको पता है कि बड़ी एक इस तारीख को स्याह तारीख के तौर पे भी याद किया जाता है। और जो हमें बुकला थे उस पर खामोश नजर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो बुकला तमाम लोग आके दरखास्तें दे रहे हैं, ये उस टाइम क्यों नहीं दरखास्तें दी थोड़ा सा जाती? लेट मी करेक्ट इट, तमाम लोग हथियार देते हैं, तब भी जरा हिम्मत पकड़ा करें यार कंबर बात सुने ताकि लोगों को पता लगे। यार कंबर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी कि मुझे, आपको आवाज आ रही है मेरी कंबर? जी जी मुझे आ रही है। अच्छा ओके। जब वो ये कहते हैं जी वकीलों को, उन्होंने कहा कि आप लोग भी नहीं होता, ये रिमाइंडेड ऑफ ये सैयद जफर अली शाह साहब जो सेनेटर भी रहे, वकील भी रहे। उन्होंने जाके चैलेंज किया था 12 अक्टूबर 99 वाला, वो जो के उनका कू हुआ था जनाब मुशर्रफ वाला। तो जफर अली शाह साहब ने तो जाके चैलेंज किया था। उस वक्त आपको याद होगा चीफ जस्टिस ये इरशाद हसन खान साहब थे, उन्होंने और उनके बेंच ने वो एंडोर्स किया था उस मार्शल को। बल्कि उन्होंने जो वो LFO दे रहे थे, या जो भी उन्होंने उसमें चेंजेस थी, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का राइट दिया था कि आप जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करें। मुशर्रफ साहब ने कोई 100-150 के करीब चेंजेस भी कर लें थे LFO की शक्ल में, बाद में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। सो वकील तो जाते रहे हैं। जफर अली शाह साहब का बड़ा मशहूर ज़माना केस है, जो गए थे, चैलेंज किया था, और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त के चीफ जस्टिस, उस वक्त के जजेस जो बेंच में थे, उन्होंने एंडोर्स किया था जनाब मुशर्रफ साहब। तो वकीलों को कैसे टांट कर सकते? जफर अली शाह साहब को यही काम था, वो गए, चैलेंज किया, उन्होंने उल्टा एंडोर्स कर दिया कि हाँ जी मुशर्रफ साहब तो ठीक कह रहे थे, साथ में पावर भी दे दी कि जाएं कानून को भी बदल लें। तो वेयर इज द फॉल्ट ऑफ उस वकीलों का क्या कसूर है सर? दे वेंट, उन्होंने चैलेंज किया। देखिए बेसिकली जो चीफ जस्टिस का कॉन्टेक्स्ट था कहने का, वो चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि आप इस इख्तियार को चैलेंज करेंगे, ये तो मेरी पावर्स कर्टेल करने का इख्तियार है, और मेरे जो साथी जजेस हैं उनकी पावर्स तो इससे बढ़ रही हैं। ये जो अगर कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार कम हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ रहा है, क्योंकि 2 साथी जजेस जो हैं मेरे, वो एम्पावर हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि आप लोग ये दरखास्त लेके क्यों आए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मजीद आजादी की बात है, तो आप ऐसे दरखास्त लेके कभी मार्शल्लाह के दौर में भी जाया करें। लेकिन आपकी बात क्लासेस साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि इरशाद हसन खान साहब का जो चीफ जस्टिस रहे, जफर अली शाह गए, और फिर उसके बाद क्या फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वैलिडेट किया मार्शल्लाह, और हमारे सामने ये पूरी तारीख है। और इसका चीफ जस्टिस साहिबान खुद, मतलब यानी पिछले चीफ जस्टिस भी और अब मौजूदा चीफ जस्टिस भी इसका बाकायदा हवाला देते रहे हैं। और आज की समाअत में भी यही बात सामने आई कि और बाद में मैं आपकी कंबर बात काट रहा हूँ, मैं कंबर आपकी बात काट रहा हूँ, बाद में उन्हीं चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब को एज ए रिवार्ड के तौर पर जनरल मुशर्रफ साहब ने, क्योंकि उनके मिलिट्री टेक ओवर को एंडोर्स किया था और उन्होंने उनको पावर्स दी थी कि कानून ही आप बदल सकते हैं, जो कि बदला उन्होंने बाद में, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया था। चीफ जस्टिस की सीट से उठे वो आके 3-4 साल के लिए वो इलेक्शन कमिश्नर लग गए थे, जिसमें बड़ा बाद में एहतजाज भी हुआ कि जनाब आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, आप फिर उनसे रिवार्ड्स लेते हैं। सो ये ज़्यादा कसूर तो मादरत के साथ बड़े, मैं इंतही मतलब है क्या कहते हैं, एक हम कमज़ोर से आदमी है, तो फॉल्ट लाइज एट द एंड ऑफ द जुडिशरी एज वेल। जो बात आज उन्होंने चीफ साहब ने की भी है, वकील तो बेचारे लड़ते रहे हैं, वो तो पटिशन लेके जाते रहे हैं, जैसे जफर अली शाह साहब लेकर गए, तो एंडोर्समेंट तो जुडिशरी करती रही है और बाद में रिवार्ड भी लेते रहे हैं, ओहदे भी लेते रहे हैं सर उन्हीं से। बिल्कुल रिवार्ड भी लेते रहे हैं, नवाजते भी रहे हैं, फिर इनको हुकूमती अहम ओहदों पे जो है रिटायरमेंट के बाद, आपको पता है कि मुख्तलिफ जजेस साहिबान को देख लें, नैब हमारे गुज़िश्ता नैब चेयरमैन देख ले, जिनके हवाले से बड़ी क्यास आइयां भी रही, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके जो किरदार है और उनकी जो परफॉर्मेंस है किस तरह से क्रिटिसाइज किया, तो ये तमाम माजी जजेस का हमारे सामने है। लेकिन अच्छी बात क्लासा साहब इसमें यह है कि चीफ जस्टिस जब ये कहते हैं कि ये नजरसानी दरखास्त, चाहे वो फैजाबाद धरना केस हो, कि ये 4 साल तक क्यों नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट का भी एहतसाब होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये 4 साल तक नहीं लगाई गई
तो उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नहीं लगाई। तो ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज हमारे सामने आई है, जिसमें एक चीफ जस्टिस खुद अपनी पावर्स कर्टेल करने की भी बात करे और साथ अकाउंटेबिलिटी की भी बात करे कि आप सबसे पहले एहतसाब अगर शुरू करना है तो हमसे शुरू करें। तो मेरा ख्याल से कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक बहुत अच्छी, हम उसे कह सकते हैं बड़ी अनप्रेसिडेंटेड और अच्छी एग्जाम्पल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के एहतसाब की बात होती है, अगर जजेस के एहतसाब की बात होती है, बल्कि आज एक मामले पर जिसपे जस्टिस काजी फाइज ईसा जब रिमार्क दे रहे थे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये भी कहा कि मैं अगर फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाता तो आप क्या कर लेंगे। तो जस्टिस मुनीब ने उस पर ये रिमार्क दिए कि फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी मौजूद है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कितनी कारआमद है ये हम सबको पता है। तो चीफ जस्टिस खुद भी इस पर हंसे और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरे खिलाफ जाएंगे कि मैंने फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई, इस वजह से आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएंगे और वो आपके ख्याल में कार्रवाई करेगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो ये जजेस को खुद भी इस बात का अंदाजा है कि जजेस का एहतसाब या सुप्रीम कोर्ट का अपना एहतसाब, जिसमें पावर डिवीजन की बात हो रही है, जिसमें ये बात हो रही है कि बेंचेस किस तरह से बनाए जाने चाहिए, ये इख्तियारात आप ये कह रहे हैं कंबर, आपको पता है कि साहब के सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, रेकोडिक का जो 6.5 बिलियन का नुकसान हुआ वो खुद चीफ जस्टिस कहते नजर आ रहे हैं कि उस वजह से पूरी कौम का नुकसान हुआ था। हमने देखा कि एक फर्द ने 184 टीम की पावर्स इस्तेमाल की, क्या इसको ऐसे ही रहना चाहिए? अभी भी आज भी उन्होंने कहा कि अगर फर्द वाहिद के इख्तियार में आती है कोई चीज तो वो जिस तरह से इस्तेमाल करता है उसका, उस पर बहुत सवालात उठते हैं। अच्छा तो कंबर एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, वो आपकी गुफ्तगू से और जजेस सबान की, ऑनरेबल जजेस की ऑब्जर्वेशन से लग रहा है जैसे पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स खो दी, मतलब वो रबर स्टैम्प बनी, टूथलेस हुई, बहुत सारी कमजोरियां आई, वो हमने देखा है। इसी तरह वो लग रहा है जैसे उनका कमेंट था मंसूर अली शाह साहब का कि देखे जी हमने जुडिशल काउंसिल की पावर देखी है, उनका इशारा शायद मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा उमर अताब बंदियाल साहब को बार बार वो कह रहे थे, उसमें आपको या जस्टिस अतर मनीला साहब ने कहा, फिर मंसूर अली शाह साहब ने उन्होंने कहा था कि जनाब आपकी जो ऑडियो टेप्स आई थी कुछ जजेस की तो उस पर इंक्वायरी करवाएं, जिस पे उन्होंने नहीं करवाई थी, इंक्वायरी नहीं करवाई थी, जुडिशल काउंसिल वाली बात बता रहे हैं। तो इसी तरीके से जुडिशरी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी करने में थोड़ी सी वीक रही है, उन्हें एहसास है, जैसे पार्लियामेंट को एहसास है कि वहाँ वो भी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके, पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हुआ, ऐसे जुडिशल इंस्टीट्यूशन भी आप ये कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि हम भी वीक हो। तो इस मुल्क में फिर कौन सा इदारा बच गया जो पावरफुल है, एहतसाब दूसरों का भी कर सकते और अपना भी कर सके? ये तो बिल्कुल इसमें क्लास साहब कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से वैसे मजबूत फैसले नहीं आते जैसे सुप्रीम कोर्ट दीगर लोगों के एहतसाब की या उनके केसेस में डिसाइड करती है। जब आप अपने आप से आती है तो वो कहते हैं बेटी भाई जिस तरह से बचाने को आते हैं, लेकिन अगर ये इदारा मजबूत होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी इतनी स्ट्रांग होगी। आपको पता है कि अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में काफी जो है वो रेफरेंस पेंडिंग भी है और खसूसन एक सिटिंग जज के हवाले से एक रेफरेंस पेंडिंग है, उस पर फैसला होना है। उस पर जस्टिस तारिक मसूद जो सरदार तारिक साहब है वो एक लेटर भी लिख चुके हैं। तो मामला काफी आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल सतह पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन निकम्बर, अब जबकि उनका माइंड सामने आ चुका है, उनका काजी साहब का, फैज ईसा साहब का, चीफ जस्टिस साहब का, कि वो किस साइड पे खड़े हैं, आज का नहीं पहले दिन से ही, अब कितने दिन मजीद प्रोसीडिंग चलेगी या जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो सब पार्टीज को सुन लेंगे ताकि कोई ये ना कहे जी हमें नहीं सुना, कि नहीं तो हमने पता नहीं क्या तोपे बम चला देने थे और क्या कुछ हमने पता नहीं कि वो कर देना था, कोई दलाल का अंबार लगाना था। सो वो एक तरह की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि 15 मिनट आप बोलें 20 मिनट, फैसला वो कर चुके हैं चीफ साहब या बेंच का। लग रहा है कि वो ये लॉ को वो मेंटेन करेंगे, इसको वो डिसमिस नहीं करेंगे। कब तक अनाउंसमेंट आपको लग रही है कोई? देखिए क्लासेस साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर भी ये है कि वो दरखास्तें खारिज हो जाएंगी और इस लॉ को बरकरार रखेंगे चीफ जस्टिस साहब। अब वो तनासब क्या होगा, ये 9-6 का होगा, 10-5 का होगा, ये खुल के आ जाएगा, क्योंकि मंडे का दिन उन्होंने कहा कि वो आखिरी दिन होगा। 3 जो है वो एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी साहब हैं, 2 मजीद बुकला हैं जिन्होंने इंडिविजुअल दरखास्तें डाली हुई हैं, वो आर्ग्यू करेंगे। और दूसरी साइड से जो है सलाउद्दीन साहब हैं, जाहिद इब्राहिम साहब हैं और इसके साथ फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जो आर्ग्यू करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अपना एक जवाब भी ऑलरेडी जमा करा रखा है, इन्होंने भी कंसाइज स्टेटमेंट दे रखी है। तो चीफ जस्टिस ने इंडिया तो आज भी ये दिया था कि
आज हमने इस केस को खत्म करना है, लेकिन उनको साथ फिर मालूम हुआ कि चूंकि दलाइल बहुत लंबे हो गए हैं और उजैर भंडारी साहब जो उनके पीटीआई के वकील थे, बड़े जबरदस्त उन्होंने दलाइल भी आज दी और बड़ा टाइम भी लिया, तो उन्हें ये आइडिया हो गया कि आज क्या दलाइल के लंबे होने की वजह सर कमर वजह ये तो नहीं है कि टीवी पे लाइव आ रहा है, जरा थोड़ा सा हमारे बुकला साहबान जो है जरा थोड़ा सा चाहते होंगे कि जनाब के जरा लाइव जाए और जरा ज्यादा लोग देखें, हमें हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, शेयर कर दें जो आखिर में उठते उठते हुई है जिसपे अदालत में कहते भी लगे। और वो मजेदार बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होते थे, तो वो जो कौंसल अच्छा आर्ग्यू करता था तो उसी के आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट कर लेते थे, कहते कि हमारे भी ये आर्ग्यूमेंट है और आप फैसला सुनाएं। लेकिन जब से हमने लाइव स्ट्रीमिंग की है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा ख्याल से अब सबको टीवी पे आने का शौक है, तो सब आके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखते हैं जिसपे अदालत में कहके लगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अलबत्ता हमारी कोशिश है इस केस को मंडे को खत्म करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर, आपने बहुत इंसाइटफुल और बड़ी डिटेल आज की पूरी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके हवाले से बताया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पॉलिटिक्स की। राना सनाउल्लाह ने बड़े इंटरेस्टिंग बयानात दिए हैं और क्लासेस साहब से पूछने वाला सवाल ये है कि ये अभी भी गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी है या क्या है? डील नहीं करके गए, डील करके नहीं आएंगे, और फिर ये बयानिया जो मुस्तरद किया उन्होंने, सो अब एक्चुअली बयानिया है क्या, किस किस्म की पॉलिटिक्स है इस वक्त नून लीग की, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस अब बात करेंगे राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे क्या तासुर मिला, आपने क्या, आपका क्या अब हालिया जो इसके ऊपर टेक है वो क्या है? राना साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो उसमें राना साहब ये कह रहे हैं कि वो ना डील के तहत गए थे ना डील के तहत वापस आ रहे हैं। आपको याद होगा उन्होंने, बल्कि अपने प्रोग्राम में मैंने किसी का कहा भी था, शायद काश अब्बासी साहब के शो में था, तो राना साहब ने उस वक्त ये बात की थी कि जनाब जिनसे डील होनी है ना हो चुकी है। ये तस्वर उन्होंने बड़ी कामयाबी से पूरे लोगों को सेल किया था यहाँ पर के हमारी जिनसे बात होनी है। तो उनसे जब एंकर पर्सन ने पूछा कुछ ज़रा सा वेग उसमें, तो उन्होंने कहा नहीं जिनका आप कह रहे हैं हमारी उनसे भी बात हो गई है। तो उस वक्त मैंने कहा था, मुझे याद है, मैं कि सर ये आप राना साहब जो है नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं या दुश्मन हैं कि आप अभी से कह रहे हैं अदालतों से भी क्लियरेंस हो गई है, आपको स्टैब्लिशमेंट से भी क्लियरेंस हो गई, और इस मुल्क में ये तस्वर दे रहे हैं कि मियाँ साहब पे तो कोई केस ही नहीं है, कोई उन पर कोई उस पर उसके वो क्या कहते हैं अब्सकॉन्डर भी नहीं है, कोई सज़ा भी नहीं है, तो आप तो ऐसे शो कर रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल है, जो कि नहीं है। ये तो अपनी जगह पे है। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं और उसके साथ जो लोग उनको वापस ला रहे हैं उनको भी बड़ा चैलेंज है कि मियाँ साहब को वो पॉपुलैरिटी क्या वो जो उनके जहन में थी, मतलब अगर ये साल डेढ़ साल पहले आते सपोजली तो शायद उस वक्त ये हालात मुख्तलिफ होते जो मियाँ साहब ने कहा था इनको कि अप्रैल में आपने खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद इलेक्शन करवाएं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आते तो शायद मेरा ख्याल है अभी कुछ उनका ये क्रिज्मा लोगों तक वोट बैंक लाहौर में या बाकी पंजाब सेंट्रल पंजाब कुछ बचा हुआ था। जो ये 16 महीने गुजरे हैं ना, आप ये इस पोजीशन में नहीं रहे कि नरेटिव नहीं बना सकते कि इन 16 महीनों में कोई ऐसा करता कुछ चमत्कार नहीं हो सका जिसको लेकर आवाम में जाए सेल करें कि देखें जी खान साहब के 3.5 साल तबाही बर्बादी थे, हमने तो 16 महीनों में सारे का सारा गंद ठीक कर दिया है। सो ये जो इन्होंने जुआ खेला था और जिस पे वो कहते हैं ना टू गिव हिज ड्यू वाली बात है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और ये सारा कैंप उस वक्त जुबैर साहब ये सारे खिलाफ थे कि शहबाज शरीफ साहब लंबा मत कंटिन्यू करें। उस वक्त बात हुई थी, सबको पता है सारा। अप्रैल में अगर ये उस वक्त हुकूमत लेके इनका कंसेप्ट था 2-3 महीने अपने ला शाह कानून वगैरह चेंज करवा के इलेक्शन करवाते हैं, इनके पास अभी भी सेल करने को कुछ ना कुछ था। इस वक्त इनके पास सेल करने को कुछ नहीं। एक बयान नवाज शरीफ साहब ने बनाने की कोशिश की जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब वाली, वो जो कुछ हशियार वो आपके सामने है। अब जी अच्छा क्लास साहब ये भी बताएं क्विकली क्योंकि टाइम कम है, तो हमने देखा है कि बुशरा बेगम की आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से और उनकी रिजर्वेशन कुछ सामने आई है कि उनको कुछ पॉइजन किया जा रहा है। या अगर थोड़ा सा माजी में जाए तो जब नवाज शरीफ जेल में थे और जिस वक्त वो ये डील करके या ना डील करके जैसे भी वो बाहर गए तो वो प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, तो ये सेहत एक कॉमन बहाना है ये इंडिकेट करने का कि आ जाए टेबल पे बैठ जाए लेट्स टॉक। मेरी आदत नहीं रही कभी, आप इतना सा हो गया ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले आपको मेरे साथ हमारे साथ शो करते हुए, मैंने कभी किसी की बीमारी का या किसी की हेल्थ का कभी मतलब आपको याद नहीं होगा मैंने खुदा ना खास्ता मजाक उड़ाने की कोशिश की हो या मैंने कुछ कहने की, वो नवाज शरीफ साहब हूँ, खान साहब हूँ या जो भी लीडर हूँ वट एवर हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि कितना ही सेहतमंद बंदा क्यों ना हो ना, आप किसी को महल में भी या बिठा दें ना महल में और उसको आप मुलाजिम दे दें, बंदे दे दें, खाना पीना दुनिया की हर फैसिलिटी दे दें, उसको इतना कह दें
कि इस चार दीवारी से आप बाहर नहीं जा सकते, वो हफ्ते बाद बीमार हो जाएगा। ये इंसानी आपको मैं जहन बता रहा हूँ। मतलब मुझे भी कहा जाए कि मैं अपनी मर्जी से बेशक मैं उसमें 2 महीने घर से ना निकलूँ, फेयर इनफ, लेकिन मुझे ये कहा जाए कि अब आप इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको याद है कोरोना का वो आया था, 15 दिन के लिए आया था कि कोरोना से बाहर निकलना। लोगों को पहली दफा एहसास हुआ था कि सोशलाइजेशन क्या चीज होती है, बाहर जाना, घूमना फिरना, मिलना मर्जी से। सो किसी को अगेंस्ट द विल स्टॉप कर दिया जाए कि इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएंगे, खाएं पिए जो भी करने करें, इटसेल्फ ये पॉइजन है। ये आपको ये पॉइजन है जो आपको बूढ़ा भी कर देगी, आपको बीमार भी कर देगी, Platelets भी गिरा आपको देगी। डिप्रेस भी करेगी, आपको ये मतलब है थोड़ा सा उसमें सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी के हवाले से खदशात भी आएंगे। फिर आपको ये पता हो कि जेल के लोग हैं, हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, सारे दुश्मन है आपके। ये फिर आप ना वो हो जाते सस्पेक्ट, आपका उसका जहन जो है ना वो मशकूक हो जाता है। सो ये जहनी एक वो कहते हैं कैफियत का नाम है, इट्स ए मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर्स कि आपको लाख तगड़े हूँ, लाख तंदुरुस्त हूँ, आपको अगर बाहर जाने की इजाज़त नहीं, अपनी मर्जी के लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं, हैंग आउट नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते, आप सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, मर्जी का खाना नहीं खा सकते, किसी कैफे पे नहीं जा सकते। मैं मिसालें दे रहा हूँ। यू विल गेट सिक, इवन नॉर्मल आदमी हो जाएगा। यहाँ तो जेल में बैठे हुए हज़ारों वहाँ लोग हैं, गॉड्स हैं, आप पे फिर दबाव हैं, प्रेशर्स हैं, आप पे पर्चे हैं, मुकदमे खान साहब की बात करो, इससे पहले नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, मरियम साहब, सबकी बात हो रही है। इवन जरदारी साहब को देख रहे हैं, जरदारी साहब की जेल में हालत थी जब ये अडयाले में जाए तो उस वक्त इनके पूरा वो था, ये तो उसको ये खा नहीं सकते थे, ये अपने हाथ से निवाला नहीं पकड़ सकते, इनको फीड कराना पड़ता था। जेल से बाहर है तगड़े वैसे वैसे वो जनाब माचो स्टाइल, तो वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत यस, हाई ये होता है। किसी भी ये बंदे को जो उसको रोक दिया जाए कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आप इस चार दीवारी से नहीं जा सकते, घर से, मतलब ये बाकी छोड़ें, मुझे कह दिया जाए आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि एक हफ्ते बाद मैं बीमार होना शुरू हो जाऊंगा। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। तो क्लास साहब, खान साहब पे कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है लगता है? मेरा ख्याल है अगर वो कह रही हैं तो फिर ये डाउट्स आने उन्होंने, हालांकि बुशरा बेगम साहब की बात को इसलिए भी सीरियस नहीं लिया जा सकता माजरत के साथ उनके इसको, कि उन्होंने जेल की फैसिलिटीज़ में भी बात की थी, याद है आपको कि जी खान साहब को खाना नहीं मिल रहा, बड़ी बुरी हालत है। और जब बहनें आई थी उज़मा साहबा और वो अलीमा खान साहबा, हमारा भाई तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाद में जब जेल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा वहाँ तो देसी मुर्गे पक रहे हैं, वहाँ तो मटन की कढ़ाइयाँ चल रही हैं, वहाँ तो देसी ये मक्खन खिलाया जा रहा है खान साहब को। तो बुशरा साहबा ने उस वक्त जो बात की थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि अलीमा खान साहबा और वो उज़मा साहबा जो हैं बहनें थी ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाजी खान साहब को कोई शिकायत नहीं है, इन्होंने कहा नहीं जनाब खान साहब को तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं जा रहा। बाद में पता चला वहां तो देसी मतलब मक्खन कुक्कड़ शक्कड़ पता नहीं क्या कुछ वो खाए जा रहे हैं, अब वो कहते हैं जहर दिया जा रहा है। तो ये चीजें जो है दबाव का नतीजा भी हो सकता है। अब ये नहीं पता ये बात खान साहब ने कही है उनको, ये उनकी अपनी और कोई एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हो इतना बड़ा रिस्क इस वक्त नहीं ले सकती कि खुदा ना खासा खान साहब को वो किया। 3-4 डॉक्टर जो मेरी इतला थी जो जेल अथॉरिटीज थे जब वो अटक में थे, आपको मुझे नहीं पता, 3-4 डॉक्टर्स हैं, ऐसे एक नहीं 3-4 डॉक्टर्स उनकी खुराक चेक करते हैं। उनका स्ट्रेस एक चीज पे कि घर का खाना इनको मिलना चाहिए, वो वैसे मेरा उनको अप्रूव कर देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है अगर खान साहब को घर से अगर खाना वो देना चाहते हैं तो उनको खाने की इजाजत होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को मिलता था कभी घर से खाना जो है, तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल है डिमांड जैन होना, जाने दे, खाना उनको मिलना चाहिए, घर का मिलना चाहिए। ठीक है क्लास साहब, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।